Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with its course code BHDE 143 प्रेमचंद। तो हम शुरू करते हैं इसका सत्रीय कार्य। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विलास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता में ग्रस्त हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह बांधा जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था टूट गया है और मैं अथाह सागर में खड़ा हूँ। सदन सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन ये पार भी लगेगी। अब उसे मालूम हो रहा था कि वो पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहर यदि मीठे सुरों में गाती है तो भयंकर ध्वनि से गरजती है। हवा अगर लहरों को थपकियां देती है तो कभी कभी उन्हें उछाल भी देती है। इसका संदर्भ है ये प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन से लिया गया है। सदन बड़े घर का बेटा था। वो बड़े घर का बेटा था, उसे कोई आजीविका की चिंता नहीं थी। आजीविका मतलब लाइफ को लीड करने के लिए पैसे कमाने की कोई उसे टेंशन नहीं थी। जब इसका भार पड़ा तो उसने एक नाव खरीदी और चलवाने का निश्चय किया। मतलब उसने एक नाव खरीदी, उसे चलवाने का निश्चय किया। फिर वह एक शाम को अपनी नाव में बैठकर नदी में विहार कर रहा था। उसने प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण और सदन के मन की स्थिति का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ विशेष यह है कि परिवार का महत्व बताया गया है, जीवन की सच्चाई का चित्रण है, भाषा चित्रात्मक और भावानुकूल है। मतलब पिक्चराइजेशन हुआ है इसमें और इमोशनल है थोड़ा सा सेटअप इसका, और जीवन की सच्चाई का चित्रण किया गया है इसमें। हमने जिस युग को अभी पार किया उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी और उसमें मनमाने तिलस्म बांधा करते थे। कहीं फिसाने अजायब की दास्तान थी, कहीं दास्तान ख्याल थी, कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव है या कल्पनातीत था? कहानी कहानी है, जीवन जीवन। इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश जो है ये प्रगतिशील लेखक प्रेमचंद जी के लेखक मंच के अध्यक्षीय भाषण का अंश है। और इन पंक्तियों में प्रेमचंद ने अपने से पूर्व युग के साहित्य की स्थिति का वर्णन किया है, जो केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पहले का जो साहित्य लिखा जाता था उसका उन्होंने वर्णन किया है। उसका जीवन के यथार्थ से कोई यथार्थ या समाज से कोई सरोकार नहीं था। मतलब उसका लाइफ के लेसन से या जैसे लाइफ लीड की जाती है उससे कोई उसका रिलेशन नहीं था। विशेष इसमें यह है साहित्य को जीवन से जुड़ा होना चाहिए, इस पर बल है। साहित्य का उद्देश्य जीवन को सही दिशा देना होना चाहिए। भाषा व्याख्यात्मक है। व्याख्यात्मक मतलब लेक्चरल, मतलब आप एक एक्सप्लेनेटरी वे में उसको समझा रहे हैं। भाषा उस तरीके की है, भाषण शैली का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप स्पीच देते हैं उस तरह की इसकी लैंग्वेज है। जबरा शायद समझ रहा था कि यह स्वर्ग नहीं, और हल्कू की पवित्र आत्मा में दो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अब तक किसी अभिन्न मित्र या भाई को इतनी तत्परता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने उसे आज इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे आत्मा के सब द्वार खोल दिए। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। यह जो पंक्तियां हैं यह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी की है, पूस की रात से ली गई है। इसमें यह बताया गया है कि पशुओं को प्रेम किया जाता है। यह बेमिसाल दोस्ती की और दर्द की दास्तां है। दोस्ती में सिर्फ प्रेम का स्थान है। मतलब इसमें पशुओं को प्रेम किया जाता है ये बताया गया है। और इसमें विशेष क्या है कि जीवन में प्रेम और दोस्ती का उच्च स्थान है। दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसका ऊपर स्थान रखा गया है। जानवर भी प्रेम को समझता है। उसकी अनुभूति ही जीवन के सभी कष्टों को भुला देती है। इसके आगे सारी कठिनाइयां कम है। कर्तव्य निष्ठा मूक प्राणियों में भी होती है। इस भाव की अभिव्यक्ति है। भाषा भावपूर्ण संवेदनात्मक है। कर्तव्य निष्ठा मूक प्राणी मतलब कि जो आप प्राणी बोल नहीं पाते उनमें भी होती है कि हमें अपना कार्य सही से करना है। मंडल के भवन में पग धारते हैं।
नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता की ओर उसके ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वैसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में विशेष तो उत्तरदायित्व का जीवन में महत्व बताया है। और भाषा क्या है? तत्सम और विचारशील है, और शैली विचारात्मक। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद जी क्या है? हिंदी और उर्दू के कथाकार हैं। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखा, उसके बाद उन्होंने वो हिंदी में भी लिखने लगे। उनकी पहली कहानी सबसे अनमोल रत्न दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसके कहानी संग्रह सोजिए वतन में शामिल हुआ। यह संग्रह उर्दू में भी प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक का नाम नवाब राय रखा, किंतु इस संग्रह को अंग्रेज जिलाधीश ने जब्त कर लिया। भविष्य में ऐसा भी कुछ भी लिखने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद प्रेमचंद नाम से ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर कहानियां लिखने लगे। एक उपन्यास में मतलब वो अलग अलग तरीके से कहानियां लिखते थे। दुख और पीड़ा का किस्सा कहते हैं। कहानियों में मूल कथा से बहुत कम भटकते हैं। उन्होंने उनकी लगभग 300 के लगभग कहानियों में भारतीय समाज के जीवन और अनेक दृश्य समाहित हो गए हैं। प्रेमचंद की गिनती उन विशिष्ट लेखकों में की जाती है जिन्होंने जीवन भर नियमित लेखन किया है। उन्होंने पहली कहानी 1907 में प्रकाशित हुई और 1936 तक वे लेखन कार्य करते रहे। और 1907 से 1936 तक का समय भारत के इतिहास में उथल पुथल का समय था। मतलब हम लोग उस टाइम ब्रिटिश रूल में थे, तो सब कुछ इधर उधर होने में ही था। असहयोग आंदोलन के दिनों में उन्होंने अधिकार चिता जैसी कहानी लिखी। सवा सेर गेहूं कहानी में प्रेमचंद ने किसान के आर्थिक शोषण का भयावह चित्रण किया। बहुत ही भयावह उन्होंने इस तरीके से इसमें चित्रण किया हुआ है किसान का। इस प्रकार क्या प्रेमचंद ने तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों को ध्यान में रखकर कहानियां लिखी। प्रेमचंद की कहानियां विकसित होती रही हैं। उनकी कहानियों में तत्कालीन भारत के सभी रूप मिलते हैं। उनमें से वे मतलब जैसे आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और न्याय व्यवस्था को भी प्रेमचंद संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने केवल समस्या प्रधान विषयों पर भी कहानियां लिखी हैं। उनमें से वे किसी विशेष विचार की समर्थन नहीं करते हैं। बात है हमारे पास प्रश्न 2। साहित्य का उद्देश्य के विचार पक्ष का विवेचन कीजिए। भाषा और साहित्य। प्रेमचंद ने अपने भाषण का प्रारंभ बोली, भाषा और साहित्य के अंतर संबंधों से शुरू किया। बोली वह रूप है जो मनुष्य बोलता है। इस बोली में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ एक दूसरे को संप्रेषित हो जाता है, और यह संप्रेषण नियमन परंपरा से होता है। बोली का रूप जल्दी जल्दी बदलता है। प्रेमचंद ने केवल लिखित साहित्य की परंपरा तक ही अपने आप को सीमित रखा। इसके अनुसार बोलचाल की भाषा को तो मीर अमन और लल्लू या लाल के जमाने में भी थी, पर उन्होंने जिस भाषा की दागबेल लिखने में भाषा डाली वही साहित्य है। साहित्यकार का वही काम लेखनी द्वारा करता है, इसलिए उसके श्रोताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है, और अच्छी रचनाएं शताब्दियों और युगों तक हृदयों को प्रभावित करती रहती है। साहित्य की जो परिभाषा है, प्रेमचंद साहित्य के शास्त्रीय सिद्धांतकार नहीं थे। उन्होंने क्या किया था कि साहित्य की समुचित शास्त्रीय परिभाषा नहीं दी, और मुख्यतः शास्त्रीय चिंतकों से तर्क वितर्क भी नहीं किया। उन्होंने कोई डिबेट भी नहीं किया है शास्त्रीय चिंतकों से। तो किसी ने कहा कि रसात्मक वाक्य काव्य होता है। प्रेमचंद्र ने कहा साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम भाषा जीवन की आलोचना है। फिर साहित्य की उपयोगिता, मतलब आज के प्रेमचंद के समय में भी संसार में, देश में, समाज में बड़ा नैराश्य था। धर्म जाति वर्ण की जकड़बंदी खूब थी, और उसमें क्या था, समाज में कोई हरकत पैदा नहीं होती थी, क्योंकि आज मतलब इस टाइम मतलब उसकी कहानियों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन बहुत टाइम पहले इन्हीं कहानियों का महत्व हुआ करता था। और उनका कहना था सुंदरता सुंदर चेहरों में नहीं, अपितु सड़क पर पत्थर तोड़ती गरीब मजदूर स्त्री में है। सुंदरता बड़े बड़े बंगलों में बैठे अमीरों के वैभव के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि सरहद में बर्फ और रेगिस्तान में रक्षा करते सैनिकों के चेहरों में है। वो इस तरीके से सौंदर्य को चित्रित करते थे। उनके परंपरा के प्रति दृष्टिकोण था। उनकी 3 प्रवृत्तियों की आलोचना करते हैं: मनोरंजन प्रधान साहित्य, भक्त काव्य और रीतिपरक काव्य परंपरा। पंच परमेश्वर कहानी के संरचना शिल्प पर प्रकाश डालिए।
तो इसमें जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो पहले अपनी कहानी कविताओं की भाषा सामाजिक अलंकारों से भरी एवं कृत्रिम थी। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये समझना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी इस परंपरा को छोड़कर नई नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज यूज करी ताकि आम आदमी तक ये उनका साहित्य पहुंच सके। उन्होंने पंच परमेश्वर में जो दो ग्रामीण मित्रों की कहानी है, जो एक दूसरे के बचपन के मित्र हैं, और अब यह मित्रता अभी भी कायम है। धर्म अलग होना कोई मायने नहीं रखता, विचार मिलने चाहिए, ये दोनों के मिलते हैं। जुम्मन शेख की खाता का पंचायत पुराना, अलगू को सरपंच मानना और अगलू को न्याय और ईमान का मान करना। तो ये सब क्या है, उन्होंने लिखा कि खाला उन्हें नैतिक संकट में डाल रही है, तो इसमें पाठक उत्सुक होते हैं कि अब क्या होगा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो गांववासियों को अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास है, जो आज भी समझते हैं कि पंचों में ईश्वर का वास होता है। तो ये क्या है, ये था शैली उनकी लिखने की। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रेंडशिप को पोर्ट्रे किया हुआ है। अब आता है हमारे पास प्रश्न 3, हल्कू की चारित्रिक विशेषताएं। हल्कू इस कहानी का मुख्य पात्र है और केंद्र बिंदु है वो, मतलब उसे केंद्र बिंदु मानकर चल रहे हैं। हल्कू क्या है, एक गरीब किसान है, और क्योंकि उस कहानी के उद्देश्य में वह कहानी पढ़ने से पता चलता है कि वह किसान है। उस समय किसान की क्या हालत थी या कोई स्पष्ट नहीं है। किसान खेती से परिवार एवं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ था। उसके पास कितनी जमीन थी उसका कोई विवरण नहीं मिलता है, तो मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाता है। और हल्कू स्वाभिमानी पुरुष था, जब सहना रुपये मांगने आता है तो रुपया दे दो, गला छूट जाएगा। इससे वह स्पष्ट है कि वह किसी मनुष्य का अपने घर में रुपये मांगने के लिए आने को बुरा समझता था। हल्कू के हृदय में मानवता और पवित्रता थी। कुत्ते के साथ हल्कू का व्यवहार यह दिखाता है कि पशुओं से भी प्यार करता था। का वैचारिक गद्य। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में गिना जाता है। प्रेमचंद को हिंदी का साहित्य कथा सम्राट कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, हम कथा सम्राट कहते हैं। उन्होंने पूस की रात, कफन और उनकी बहुचर्चित कहानियां हैं, जैसे उपन्यास में उनका गोदान, निर्मला, रंगभूमि, ये सब उनके उपन्यास हैं। प्रेमचंद आरंभ में आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अपने वे संपूर्ण लेखन में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी की कथा वस्तु। प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है ये शतरंज के खिलाड़ी। इसे माधुरी पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुई थी। मतलब एक ऐसे ऐतिहासिक धरातल पे लिखी गई है और उस समय की घटना का यह वर्णन है। मतलब इसमें किसी के जीवन की घटना में घटित होने वाली सच्चाई प्रतीत होती है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe. And also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.